मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमारे चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमारे भीतर प्रसन्नता के भाव भरने वाला और हमारा एक अच्छा जीवन बने, एक सुखी जीवन बने, शांतिमय जीवन बने, जिसके अंदर धर्म दर्शन की बात हो, अध्यात्म की बात हो, हम सबके साथ में मैत्री करें और सबके साथ बड़े प्रेम के साथ जिएं। इस तरीके के एपिसोड प्रस्तुत करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी हम पुनर्जागरण कैसे कर सकते हैं, उनकी पुनर्स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। इसी संबंध के अंदर ये आज हमारा जो है कार्यक्रम है। तो इसी क्रम के अंदर हम जो आज जो हमारा कार्यक्रम देने जा रहे हैं, ये हमारी चुनाव प्रक्रिया से, हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है प्रजातंत्र में चुनाव प्रक्रिया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप इतिहास को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि हर समय कोई न कोई हमारे परतंत्र जो है वो राज्य करने वाला हुआ करता था। बहुत पुराने समय से जो राजा का तंत्र चलता था, जिसको कि राजतंत्र कहा जाता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जब राजा का बेटा नया राजा बनता था फिर उसका बेटा राजा बनता था और इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती थी। और उसके बाद के अंदर जो आया वो प्रजातंत्र आया, वह लोकतंत्र आया और वो सबको अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर सर्वोदय की भावना है। इसमें सभी को अपनी प्रोग्रेस बताने का, सबको अपना विकास करने का, अपना टैलेंट बताने का अवसर मिलता है और हर को चांस भी मिलता है। इसीलिए प्रजातंत्र के लिए कहा गया है, इसको लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रजातंत्र का अर्थ होता है प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा से, यानी इस लोकतंत्र की जो है वो पूरी जो बागडोर होती है प्रजा के हाथ में होती है, वो लोगों के हाथ में रहती है, जनता के हाथ में होती है। इसलिए उसको हमको प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं या जनता का तंत्र कहा जाता है। और आजकल विश्व के 210 देशों के अंदर प्राय सभी देशों के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। और हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक कंट्री है, क्योंकि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है वर्तमान के अंदर और हर विश्व का 5वां नागरिक भारतीय है। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि हम विश्व के अंदर अपना एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखते हैं और हमारा एक पूरा जो तंत्र है प्रजातंत्र है और उसकी सुंदर व्यवस्था है। शुरू से सुंदर व्यवस्था की गई है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद के अंदर जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा प्रजातंत्र और संविधान लागू किया गया। संविधान के अंदर सब बातों को जोड़ा गया कि हमारे भारत की जो हर सदस्य जो है वो भारत का नागरिक होगा और उसको समान अधिकार होंगे आगे प्रोग्रेस करने के लिए, या उसकी जो बेसिक फैसिलिटी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वो मुहैया कराने का कार्य सरकार का होगा। इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि लोगों के विकास का ध्यान रखे, लोगों की सुविधा का ध्यान रखे। बिजली है, पानी है और सड़कें हैं और हमारे जितने भी जीवन यापन के साधन हैं, उन साधनों पे लॉ एंड ऑर्डर है, उनका ध्यान सरकार रखे। इसीलिए प्रजातंत्र की बात की गई है। अब देखिए, प्रजातंत्र के अंदर दो तरह के पक्ष होते हैं। एक तो होता है जो शासन करने वाला पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। और जिस प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष और शासन करने वाला दोनों पार्टियां अगर 45 और 55 की हो या 51 और 49 की हो तो बड़ा स्वस्थ कंपटीशन होता है। तो ऐसा जो शासन करने वाला जो मंत्रिमंडल है वो कभी भी शोषण नहीं कर सकता, बदमाशी नहीं कर सकता, करप्शन नहीं कर सकता, लोगों का अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका विपक्ष पावरफुल होता है। और जो ही वो अहित करने की बात, मनमानी करने की बात, भाई भतीजावाद की बात, पक्षपात की बात, करप्शन की बात, अनीति की बात आती है तो विपक्ष जो है उसको आड़े हाथ लेता है और वो मजबूर कर देता है कि वो जनता के हित की बात करे, क्योंकि उसको जनता ने चुन करके भेजा है। देखिए, इसकी प्रणाली हमारी जो प्रजातंत्र के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया है बहुत शुद्ध प्रक्रिया है।
यहाँ पर क्या है कि हमारे अलग अलग पार्टियाँ बनी हुई है, कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं और कुछ प्रांतीय स्तर की पार्टियाँ होती है, और हर व्यक्ति जो अपना अपना सेवा करना चाहता है वो उस पार्टी का सदस्य होता है। पार्टी के जो है बैनर के तले जो है वो अपना प्रतिनिधित्व करता और कार्य करता है। और ये हमारा सारा सिस्टम जो है वो सबसे छोटा से छोटा हमारा गांव है, वहाँ से पंचायत से स्टार्ट होता है। पंचायत के अंदर डेमोक्रेटिक चुनाव होते हैं, वार्ड पंच से लगा के सरपंच तक के, सबको बड़ा डेमोक्रेटिक वे के अंदर होता है, सबको मत देने का अधिकार होता है, और उस मत के अधिकार में जो विजयी होता है वही जो है वो सरपंच बनता है, वार्ड पंच बनता है और गांव का विकास करता है। इसी के अनुसार जब हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने हमारे जिले स्तर के ऊपर, हमारे प्रांत के स्तर पर सरकार होती है जो विधानसभाएं कहलाती है। विधानसभाओं के जैसी मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारा राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा कोटा है, और ये उस प्रांत की जितनी जनसंख्या होगी उस रेशियो के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। पूरे राजस्थान को 200 जैसे हमारे प्रतिनिधि है, तो पूरे राजस्थान की जो हमारी सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसको उस सीमाओं को जो 200 भागों में विभाजित किया है, और वो जो है विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। उस विधानसभा क्षेत्र से एक एमएलए या एमएलसी, जो कहीं पर एमएलसी भी बोलते हैं, वो विजयी होकर के आता है, और जिसके अंदर ज़्यादा संख्या जिस पार्टी की होती है वो उसकी सरकार बनती है, और जो बड़ी पार्टी होती है वो विपक्ष की पार्टी होती है, और विपक्ष और पक्ष मिलकर के अच्छा संचालन चलाते हैं, क्योंकि दोनों का ध्येय ये होता है हमें समाज का कल्याण करना है, हमें लोगों का भला करना है, लोगों की बेसिक फैसिलिटी को ठीक करना है, लोगों के तकलीफ को दूर करना है, लोगों की शिक्षा है, चिकित्सा है, भरण पोषण है, रोजगार है, उनकी प्रतिदिन की जो सुविधा है, बिजली है, पानी है, सड़क है, टेलीफोन है, इन सब की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना। इसीलिए ये चुन करके आते हैं। देखिए, अब प्रजातंत्र को शुद्ध रखने के लिए वैसे तो सारी बागडोर जनता के हाथ में है, लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष के अंदर मुख्य कमियां क्या है कि यहाँ पर हमारे जो है एजुकेशन की कमी है, हमारी शिक्षा की कमी के कारण जो है वोटर्स को परचेज कर लिए जाते हैं, और कुछ पार्टियों के अंदर ऐसे बैड एलिमेंट्स होते हैं जो पैसे के दुरुपयोग के द्वारा, नशे के दुरुपयोग से कुछ सामान दे के कैश और काइंड के अंदर जो है वोटर को परचेज कर लेते हैं और अपने हक के अंदर अधिक वोट डाल देते हैं। और बहुत से अनैतिक सिस्टम भी होते हैं कि जोर से जो है वो जो जहाँ पे जो हमारा चुनाव केंद्र होता है वहाँ पेटियों को अदला बदली कर देते हैं। आजकल तो सारी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था कर दी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के अंदर भी कई बार बदमाशी हो जाती है। तो सारे अनैतिक कार्य, जहाँ पर नैतिक कार्य होते हैं वहाँ लोग अनैतिक कार्य भी करने लग जाते हैं, जो गलत है, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। हमको फेयर तरीके से चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल जो है जो हमारा जो ये प्रजातंत्र का जो सिस्टम बना था ये सेवा के लिए बना था। जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने चिंतन किया और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान जो है कि समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ में जितने अच्छे अच्छे सदस्य थे सभी ने ये चिंतन किया कि हम ऐसी व्यवस्था दें जिसके माध्यम से लोक कल्याण हो, लोगों का भला हो, अंत्योदय हो। अंत्योदय का अर्थ होता है कि सबसे जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, देश का है या प्रांत का है या गांव का है, उस तक वो सुविधा होनी चाहिए। अंत्योदय के अंदर सबसे लास्ट मैन, ग्रास रूट व्यक्ति है, उस तक सुविधा पहुंचनी चाहिए, बैंक पहुंचनी चाहिए, खाद बीज पहुंचना चाहिए और सारी बिजली, पानी, सड़क उस तक पहुंचनी चाहिए। मतलब छोटे से छोटे गांव तक जो बेसिक फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, उस हिसाब से ये बनाया गया। हमारा प्रजातंत्र का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से बनी हुई, अच्छी तरह से होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियों की, मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की दोनों बात कर रहा हूँ। अगर सही सही सिस्टम चले तो कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि पार्टी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जो कि जीत करके आ सकता है और इनको संभावना होती है इसका लोगों के साथ कितना टच है, वो लोगों के दुख दर्द के अंदर लोगों के साथ कितना रहता है, लोगों की तकलीफ को कितना सुनता है, लोगों के बीच कितना बैठता है, उनकी समस्याओं को देखता है, उन समस्याओं को विधानसभा या लोकसभा के उठाता है। जिस तरीके से मैंने विधानसभा की बात की, हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है दो तरह के हमारे संसद है, एक तो है लोकसभा, दूसरी राज्यसभा।
लोकसभा के अंदर हर 5 साल के बाद में एमपी चुन करके आते हैं और राज्यसभा के अंदर जो है 6 वर्ष के लिए सांसद जो है अपनी अपनी पार्टी जिस रेशियो से एमपी होते हैं उस रेशियो से उनकी पार्टी 6 साल के बाद के चेंज होते रहते हैं, वो चुन करके जाती है और दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिल करके किसी को बिल को पास कर लेना। उनकी अलग पहले लोकसभा में बिल पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर नियम बनता है। और देश की हमारी कितनी प्रजातंत्र की सुंदर व्यवस्था है, किसी को मनमानी करने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसका सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है। वो राष्ट्रपति के इशारे पर चलती है, वो अपनी मनमानी कुछ नहीं कर सकती। जैसे कुछ ऐसे कंट्री में आपको उदाहरण दूं, पाकिस्तान है जिसके अंदर सेवा मनमानी करती है, जो सेना मनमानी करती है, वो सेना चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना देती है, राष्ट्रपति बना देती है। मतलब सेना जो है लोकतंत्र पर हावी है, इसलिए सही अर्थ में वहाँ लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं है। सारी व्यवस्था जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, उसके अधीन रहनी चाहिए। और जो हमारा कैबिनेट है जिसके अंदर प्रधानमंत्री और अन्य अन्य हमारे जो डिपार्टमेंट्स के मंत्री होते हैं, सारे एमएलए, एमपीज और सांसद जितने भी राज्यसभा है, वो राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं और वहीं से उसका संचालन होता है और वहीं से बिल पास होने पर लागू होता है। ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा ने पास कर दिया और वो बिल बन गया या राज्यसभा अकेले ने पास कर दिया बिल बन, नहीं। लोकसभा राज्यसभा अपनी अपनी जो कुछ भी मर्यादाएं हैं उसके अनुरूप उसको पास करके राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वह अध्यादेश जारी होता है, फिर वो उसको राजपत्र होता है और फिर हमारे लिए कानून बनता है। सारे कानून जो है इस तरीके से बनाया जाता है। उस कानून के अंदर बड़ी बहस चलती है, कानून लोगों के लिए हितकारी है या अहितकारी है। लोगों का हित करने वाला होता है तो कानून ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि विपक्ष भी बहुत पावरफुल होता है, उसको पारित नहीं होने देता है, उसके लिए बहस की जाती। वो जो है वो ऐसा गलत प्रस्ताव है, वो गिर जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं बात कर रहा था चुनाव प्रक्रिया की। चुनाव प्रक्रिया के अंदर देखिए कि जो पार्टी जिसको टिकट देती है, वो व्यक्ति जो उसका कन्वेंसिंग का समय होता है, उस समय में लोगों के सामने जाते हैं, अपना जो है जो मैनिफेस्टो है, अपना जो सारा जो बनाते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, उस मैनिफेस्टो के अनुसार जो है लोगों से वार्तालाप करते हैं और लोग जो उसको देखते हैं किसका अच्छा मैनिफेस्टो है, कौन हमको अच्छा आराम दे सकता है, कौन हमारा विकास कर सकता है, तो ऐसे लोगों को वो चयनित करते हैं और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इसीलिए इसके अंदर ये ध्यान देना चाहिए कि पार्टियों को भी चरित्रवान व्यक्तियों को देना चाहिए। ऐसे लोग जो कि बिजनेस बना दिया, जिसने सेवा नहीं करके मात्र पैसे कमाना और अपनी जेबें भरना का, ऐश आराम करने का और सत्ता का सुख भोगने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाना चाहिए। और टिकट दे भी दिया मान लो किसी पार्टी ने, तो हमारी जो जनता है उसको बहुत जागरूक रहना चाहिए, उसको जीत हासिल नहीं होनी चाहिए। गलत व्यक्ति जाएगा तो हमारा कल्याण नहीं करेगा, हमारा बुरा करेगा और हमारे पैसों को लूट लेगा, अपना घर भरेगा, अपना जेब भरेगा और वो बहुत पैसा कमा लेगा और एक बिजनेस बना लेगा। वैसा कार्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये तो सारी पॉजिटिव बातें हो गई है। अब नेगेटिव बातें भी हमारे जो है इस प्रजातंत्र की प्रक्रिया के अंदर आ गई है। भाई भतीजावाद बहुत चलने लग गया है। जो कि टिकट दिया जाता है व्यक्ति की योग्यता पर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो पावरफुल टिकट देने वाले होते हैं वो भाई भतीजावाद के शिकार हो जाते हैं। अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देते हैं, तो उसके अंदर नुकसान तो उस पार्टी को होता ही है, वो व्यक्ति हार जाता है। लेकिन क्या है कि ये दे दिए जाते हैं और कई बात से कई और दूसरे क्या माइनस पॉइंट ये आ गया कि जो टिकट दिया जाता है वो भी पैसों पर आधारित हो गया। करोड़ों रुपया दे करके टिकट को परचेज किया जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर करोड़ों रुपया दे करके टिकट को परचेज करता है तो नुकसान में थोड़ा ही रहेगा। जिसने जितने करोड़ दिए उसे डबल जो है वो वसूल करेगा अपने 5 साल के एमएलए शिप के अंदर कहिए या एमपी शिप में कहिए, तो वो तो एक बिजनेस बन गया। इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार नहीं है, ये सेवा का कार्य। दो अलग अलग फील्ड होने चाहिए और मनुष्य को भी अपनी मानसिकता रखनी चाहिए। उसको कुबेरपति बनना है तो रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, उसको बड़ी ट्रेडिंग में जाना चाहिए, उसको फैक्ट्री करनी चाहिए या बड़ी बड़ी उसको एजेंसी लेना चाहिए और पैसा कमाने का ध्येय उसके अंदर होना चाहिए। उसको सेवा के कार्य को जो है पैसा के यानी मनी मेकिंग डिवाइस नहीं बनाना चाहिए। ये पार्टी को भी ध्यान रखना है और जिसने टिकट लिया उसको ध्यान रखना है
और ख़ास तौर से जनता को ये ध्यान रखना है कि ये एक बिजनेस नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बन रहा है। ये जो बिजनेस बनने से हमारी स्वस्थ परंपरा समाप्त हो जाती है और हमारा विकास नहीं होता है। हम जहाँ हैं जहीं के कई तरह के आप देखिए, पुराने प्रोविंसेस को देखिए, आप यूपी बिहार को देखिए, वहाँ पर इस तरह की अनैतिक चीज़ें चली है पुराने समय के अंदर। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ। उस अनैतिक चीज़ों का उस प्रांतों का आज भी विकास नहीं, और जहाँ पर स्वस्थ परंपरा है, राजस्थान को देखिए, गुजरात को देखिए, और साउथ के जो स्टेट्स को देखिए जहाँ पर स्वस्थ परंपरा है, अच्छे लोगों को टिकट दिया, अच्छे लोग चुन करके आए, उन्होंने लोगों का बहुत भला किया, लोगों का बहुत विकास किया। वो प्रॉस्परियस है, हर एक को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा की, चिकित्सा की वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, रोजगार की अच्छी सुविधा है, उनके संसाधन बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए हमें सारा अपना विकास ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रजा को भी विकास ओरिएंटेड होना चाहिए, पार्टी को भी विकास ओरिएंटेड होना चाहिए। जो व्यक्ति टिकट लेकर के आया है, जिसको भी टिकट मिला है, उसको विकास ओरिएंटेशन होना चाहिए। विकास ओरिएंटेशन कब होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा के बीच में रहेगा। जब हम फील्ड में रहते हैं तो फील्ड की समस्याओं का ध्यान आता है कि कहाँ पर सड़क टूटी हुई है, कहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है, कहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पर मच्छर पानी इकट्ठा होकर के मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, या टेलीफोन की कहाँ असुविधा है, और जहाँ पर क्या मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है तो पूरा फंक्शन नहीं कर रहा है। स्कूल्स है, गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं, वो सही तरीके से चल रही है, उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। जब वो ध्यान देने लग जाता तो हमारी कार्यपालिका जितने भी है वो भी उसे घबराती है। कार्यपालिका का मतलब उन डिपार्टमेंट्स, जो सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे रोडवेज हो, चाहे वाटर वर्क्स हो, चाहे बिजली हो, चाहे अन्य विभाग हो, तो उसका वो प्रतिनिधित्व करता है जनता का। इस कारण से वो लोग उससे घबराते हैं, डरेंगे भी, क्योंकि वो स्वयं जो है अच्छा कार्य करने वाला। आज हम आपको एक उदाहरण दें, हमारे वर्तमान भाग्य से जो हमको 4.5 साल से नरेंद्र भाई मोदी जैसे हमको प्रधानमंत्री मिले, और वो भी गुजरात के 12 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने ये ठाना कि मैंने अपने स्टेट की बहुत सेवा की है, अब मैं देश की सेवा करना चाह रहा हूँ। तो हालांकि उनके ही लोगों ने उसको पछाड़ने की कोशिश करी, उनको दबाने की कोशिश करनी, लेकिन उनका खुद का जज्बा, उनका काम करने का तरीका, उनका नज़रिया, उनकी सोच इतनी पावरफुल है कि सब बाधाओं को चीर करके वो उच्च स्थान पर आए, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ही नाउ इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। उनको जो है वर्ल्ड का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का दर्जा है दिया है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर एपिसोड के अंदर सांगोपांग विवेचना करता है, मल्टी डायमेंशनल बात करता है, और चहुमुखी बात को लिया जाता है। किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाता है। मेरिट डिमेरिट देखी जाती है, सोशल यूटिलिटी, प्रासंगिकता, रिलीवेंस, ताकि कि वह एपिसोड इंटरेस्टिंग हो, ताकि वह एपिसोड सबको शिक्षा देने वाला हो, और उस एपिसोड से लोगों को भला हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के नकारात्मक भाव हटा करके हम उसमें सकारात्मकता लाना चाहते हैं, ताकि उसका विकास हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, धर्ममय हो, और खूब आप शताई होकर के परोपकार करें, अपने परिवार की सेवा करें, स्वयं का जो विकास करें, और उसके साथ साथ में समाज का विकास करें। आपके प्रति मंगल भावना।